हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस पे। आज 2 अप्रैल है, कल 3 अप्रैल है, कल आपके पेपर है। कल आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और वर्तमान भारतीय समाज। कल आपके 2 पेपर हैं। 2 पेपर ये स्कोरिंग पेपर है, 50-50 मार्क्स के होंगे। 25 मार्क्स क्वालिफिकेशन होगा, 25 मार्क्स से कम आएंगे तो आपके बैक लग जाएंगे। ये दोनों पेपर स्कोरिंग पेपर है। दोनों पेपर मिलते जुलते पेपर हैं। दोनों में क्वेश्चन लगभग, थोड़ा डाटा का डिफरेंस है, बाकी सेम आते हैं। आपको पता है डीएलएड जो है उस प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाता है, उसी से रिलेटेड नए क्वेश्चन डालता है। आज एक वीडियो हम लोग में देखेंगे, दोनों प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और जो वर्तमान भारतीय समाज है, इनके जितने बहुविकल्पीय क्वेश्चन 2016 से लेके 2023 तक आए हैं। ये एक वीडियो दोनों पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आप एक बार से 2 बार इसको जरूर देख लें। आज से लेके कल तक आप इसको एक बार से 2 बार जरूर देख लें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से लीजिए। टेलीग्राम से ये पीडीएफ आप अगर रिवीजन कर लिए तो दोनों क्वेश्चन, दोनों पेपर में 30 एमसीक्यू आएंगे। पॉसिबिलिटी 90% है कि 30 में से 25 क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ से या इसी वीडियो से मिल जाएगी। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहां से आप ले सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो पड़ी थी जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा और एसएसटी तीनों मिला के, अगर ये दोनों वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे तो कल का पेपर बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वर्तमान भारतीय समाज में आप अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय क्वेश्चन बहुत आसानी से टैकल कर ले जाएंगे। आज हम लोग दोनों पेपर के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आज तक एग्जाम में आए हैं उनको देखेंगे। प्रीवियस ईयर 100% आपके एग्जाम में 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसता है। 2 पेपर हैं, 30 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आएंगे, 30 में आपके 20-25 यहीं से मिल जाएंगे। अगर एक वीडियो, 1 घंटे की वीडियो में आपको 20-25 मार्क्स मिल रहा है, आप सोचिए कि पूरा 6 मंथ पढ़ने के बाद, सेमेस्टर पढ़ने के बाद आप उतने की कोशिश करते हैं। अगर एक वीडियो में सारे प्रीवियस ईयर मिल जाए तो कितनी आसानी होगी। आप अपने सेंटर पे जाते समय ईयरफोन लगा के वीडियो को देखते हुए जा सकते हैं। एक बार नॉर्मल मोड में देखिए, एक बार मल्टीप्लाई बाई 2x में देखिए, पूरी चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बिल्कुल आराम से। ऑप्शन जैसे ही देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ, वही ऑप्शन, डिक्टो ऑप्शन उठा के यहाँ भी रख दिया है। आइए शुरू करते हैं, पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न को करते हैं। ये पहले हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग वर्तमान भारतीय समाज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 2023 का पेपर पहले देखते हैं। तो 2023 के पेपर का पहला क्वेश्चन था कि कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की थी। आपने कोई भी सीरीज ओपन की होगी तो आपको प्रीवियस ईयर पहले मिले होगा। तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना वारिंग हेस्टिंग ने की थी। किसने की थी? वारिंग हेस्टिंग ने की थी। कलकत्ते मदरसे की स्थापना या कलकत्ता मदरसे की स्थापना वारिंग हेस्टिंग ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन 1 से 2 बार पीडीएफ आप सामने रख लीजिए, वीडियो आप चालू कर लीजिए। पीडीएफ से आप लगातार देखते रहिए और वीडियो से आप सुनते रहिए। इससे आपके सारे क्वेश्चन बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे और इनसे आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन या अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बहुत ऐसे ही आते हैं। किसे राष्ट्रीय शिक्षा का किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन में रहेगा, सॉरी, आप बहुविकल्पीय लिखें, जब अति लघु उत्तरीय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डीएस कोठारी। क्या लिखेंगे? डीएस कोठारी। डीएस कोठारी आयोग को शिक्षा का आयोग भी कहा जाता है। ये आपके बहुविकल्पीय में भी आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है या आयोग किसे कहते हैं। तो जो कोठारी आयोग आया था, प्रोफेसर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में जो आयोग बनाया गया था, कोठारी आयोग, उसे क्या कहते हैं? उसे ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। देखिए क्वेश्चन में कई कई जगह आपको दूसरी दूसरी चीजें मिलेंगी, लेकिन जो ये प्रीवियस ईयर था इसमें जो पीएनपी की तरफ से आंसर आया वो क्या आया? 1882 आया। क्या आया? 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, अंग्रेजों के जमाने में। इसमें क्या हुआ? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जो हमारी संस्कृति थी उसको खत्म करने की कोशिश की गई।
अंग्रेजी शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिया गया और मदर टंग हटा दी गई, जो मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही थी उसको हटा दी गई, अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। ये सब जो भारतीय शिक्षा आयोग आया था उसमें था। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था और भी आपको कई जगह मिलेगा। गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो गोखले विधेयक 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया गया था। क्या? 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया गया था। ये भी शिक्षा के प्रति ही था गोखले विधेयक। शिक्षा के बारे में बताया गया था, कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और कौन सी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गोखले विधेयक इसी के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो शिक्षा आयोग 1964 और 66, 64 से 66 के बीच शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था उसको क्या कहते हैं? तो उसको उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डीएस कोठारी महोदय थे। कौन थे? डीएस कोठारी महोदय उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसी को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ऊपर ही हम लोग पढ़े थे किस आयोग को कहा जाता था? कोठारी आयोग को। ये कब आया था? तो ये 1964 से 1966 के मध्य इसकी डीएस कोठारी की अध्यक्षता में ये आयोग बना था, जो शिक्षा की बात करता था। शिक्षा को कैसी की जानी चाहिए, डाइट बनाना चाहिए या प्राथमिक शिक्षा सबसे पहले दी जानी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? डीएस कोठारी महोदय थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पाश्च पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था। तो पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ था? पाश्चात्य विवाद का जन्म 1813 का जब अज्ञात पत्र आया था तब हुआ था। पाश्चात्य विवाद 1813 का जब अज्ञात पत्र आया था उसके बाद हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। शिक्षा समवर्ती सूची में स्थान दिया गया, जो शिक्षा थी उसको समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया? मतलब इसके पहले शिक्षा किसी और सूची का विषय था। टोटल कितनी सूचियां हैं? तो हमारे संविधान में कुल 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? राज्य सूची, यह आपसे अदला उत्तरी में पूछ सकता है कि संविधान में कितनी सूचियां हैं। सूची और अनुसूची 2 हैं। अनुसूची कितनी है? अनुसूची 12 है, सूचियां 3 है। कौन कौन सी? एक राज्य सूची है और एक संघ सूची है, एक क्या है? समवर्ती सूची है। राज्य सूची क्या होता है? राज्य सूची है जिसमें राज्य कानून बनाता है। क्या? कोई भी कानून बनाना है, अगर प्रदेश में कोई कानून बनाना है तो वो क्या बनाएगा? वो जो सूची राज्य सूची के विषय में होगा उसी पर राज्य कानून बनाएगा। क्या? राज्य कानून बनाता है। ठीक है, जो संघ सूची है, संघ सूची में क्या होता है? संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाती है। और जो समवर्ती सूची है जो समवर्ती सूची है उसमें कौन कानून बनाता है? तो समवर्ती सूची में दोनों के मेल से, मतलब दोनों लोगों से सलाह ली जाएगी, राज्य से भी सलाह ली जाएगी और केंद्र से भी सलाह ली जाएगी। फिर उस पर कोई हम लोग अध्यादेश लाएंगे या फिर कोई भी चीज लाएंगे। जैसे शिक्षा है, शिक्षा के बारे में क्या बना, किसको प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए या फिर कितने वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये सब क्या है? राज्य और केंद्र दोनों लोग मिलकर निर्माण करते हैं। पहले ये किसमें था? पहले ये राज्य सूची का विषय था, खाली राज्य कानून बनाता था। उसके बाद क्या हो गया? अब ये समवर्ती सूची का विषय हो गया। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसी में समवर्ती सूची को शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया। कब रख दिया गया? 1976। 42वां संविधान संशोधन आपसे ऐसे पूछ लेता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, समानता शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या? मिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये लॉर्ड वेलीजली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलीजली। लॉर्ड कोई शब्द नहीं है, वेलीजली, क्योंकि वो हमारे लिए लॉर्ड नहीं है। भारत को बर्बाद करने में इन्हीं लोगों का हाथ था, तो लॉर्ड नहीं, वेलीजली के द्वारा की गई थी। अगर ऑप्शन में लॉर्ड वेलीजली आया तो आप लॉर्ड वेलीजली ही टिक करेंगे, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, हम लिखेंगे नहीं। वेलीजली के द्वारा की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलीजली के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए
निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो वीडियो हमारी तीनों सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने सारे जितने सिद्धांत हैं, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न विधि और वाक्य विधि, वाद संवाद विधि, सबके जनक के बारे में हमने बताया है। वहीं पे हमने आपको निस्पंदन विधि के प्रतिपादक को बताया है। 2023 के पेपर में आया था, निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो निस्पंदन के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले हैं। कौन है? निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले हैं। लॉर्ड वेलीजली क्या थे? तो लॉर्ड वेलीजली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। एक क्वेश्चन से 3-4 ऑप्शन हमारे निकल आए। विलियम बेंटिंग क्या थे? आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्या? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? 1985-86 में, या फिर 86-87 में, या फिर 87-88 में, या फिर 88-89 में। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरंभ हुआ था, ये कब आरंभ हुआ था? ये 1986 से 87 में आरंभ हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, OBB, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये कब प्रारंभ हुआ? ये 1986 से लेके 1987 के मध्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया जाता है। तो शिक्षा में छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? पुरानी वीडियो में पढ़ाया है। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत मैकाले के द्वारा लागू किया गया था। तो ये किस जो सिद्धांत है, ये किस वर्ग के बच्चों के लिए होता है? तो ये जो उच्च वर्ग के बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा हेतु तो क्या होता है? छनाई का सिद्धांत लागू होता है। छनाई का सिद्धांत उच्च वर्ग के बच्चों के लिए लागू होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब आया? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब आया? तो निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 में आया। ये लागू कब हुआ? ये अप्रैल 2010 में लागू हुआ। ठीक है। आया कब? अधिनियम 2009 में आया, लेकिन लागू कब हुआ? 2010 में। आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि कब लागू हुआ? 2010 में लागू हुआ था, अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। आया कब था? 2009 में आया था। ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी जो गांधी विद्यालय है, योजना का संबंध किससे है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किस वर्ग के बच्चों से है? ये जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, इसमें क्या है, जो बच्चियां होती हैं उनको क्या किया जाता है? वहीं पे आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या? आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये ज्यादा उसके किसके लिए है? तो ये माध्यमिक शिक्षा के लिए है। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा की बालिकाओं के लिए है कस्तूरबा गांधी विद्यालय। 6 से लेके 8 तक की जो बालिकाएं हैं, उनको वहीं पे आवास दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, वहीं पे उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए पूछ भी लेता है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय किस क्षेत्र से संबंधित हो? तो ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय जो विश्वविद्यालय अधिनियम था, ये 1904 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2023 का आखिरी क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन 2023 में 15 क्वेश्चन आए थे, मतलब हर साल 15 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पीय। तो ये 2023 के आखिरी क्वेश्चन है। क्या था? कलकत्ता एवं बंबई विश्वविद्यालय, पहले मुंबई का नाम क्या था? बंबई था। बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे माना जाता है? मतलब किसी को आइडियल मान के इन दो विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो पहले किसको ये आदर्श मान के इनकी स्थापना की गई थी? तो जो लंदन विश्वविद्यालय था, उन्हीं को आदर्श मान के कलकत्ता और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। कलकत्ता और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मान के की गई थी। ये आपके 15 क्वेश्चन
2023 के बहुविकल्पीय हैं, 2 से 3 बार रट लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है इसी से फंस जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 2022 के क्वेश्चन देखेंगे। 2022 के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 2022 में आया था कि राज्य को 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? देखिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, पहले तो ये डीपीएसपी में है, किसमें है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ये कहां से लिया गया था राज्य का नीति निर्देशक तत्व? तो ये आयरलैंड से लिया गया था। कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन हुआ। इसके बाद इसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ दिया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 के सब आर्टिकल ए में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ दिया गया? 21 का जो उप अनुच्छेद था, अनुच्छेद 21 के उप अनुच्छेद 1 में कहा गया कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा राज्य प्रोवाइड करवाएगा। क्या? राज्य जो है या फिर स्टेट जो है वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाएगा। आप देखते होंगे प्राइमरी स्कूल में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। वो हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के ए में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य को है। क्या? प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में, जैसे जब हम प्राइमरी में पढ़ते हैं तो हमें हमारी जो मातृभाषा है, मदर टंग है, हमें उसी में शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, ना कि हमारी मदर टंग हिंदी है तो हमें अंग्रेजी में शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। ये उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व है, राज्य सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर राज्य सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो चाहे दूसरा राज्य सरकार हो, वहां की मातृभाषा कुछ और हो, जैसे नागालैंड है, वहां की मातृभाषा अंग्रेजी है, तो वहां पे अंग्रेजी, प्राथमिक स्तर तक अंग्रेजी की शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व है। ये जो हमारा संविधान का आर्टिकल 350 है, उसके सब आर्टिकल ए में लिखा है कि प्राथमिक स्तर तक आप बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। 350 के ए में लिखा है कि उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। किसमें? आर्टिकल 21 के ए में मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है, और जो हमारा 350 का ए है, इसमें कहा गया है मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए प्राथमिक स्तर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया। बाल अधिकार प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? क्वेश्चन कहने का मतलब है कि बाल अधिकार प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? तो जो बाल अधिकार प्रस्ताव था, ये यूनाइटेड नेशन संघ यूएनओ के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, यूएनओ के द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद यूनिसेफ आया। यूनिसेफ बच्चों को, मतलब पूरे विश्व के बच्चों की देखरेख यूनिसेफ करता है। ये अधिकार किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये यूएनओ के द्वारा पारित किया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपसे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है। अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, शिक्षा जो पहले था वो राज्य सूची का विषय था, अब किस सूची का विषय है? तो अब समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन में आपके पास राज्य सूची भी है, समवर्ती सूची भी है। समवर्ती सूची में कब इसको लाया गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। जो 42वां संविधान संशोधन, उसी में इसको राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुड का घोषणा पत्र कब आया था? वुड का घोषणा पत्र कब आया था? वुड डिस्पैच आपको पता होगा, आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा, अब तक आपने बहुत कुछ तैयारी कर ली होगी, तो आपको पता होगा कि वुड का डिस्पैच कब आया था। वुड डिस्पैच कब आया था? 19 जुलाई। 19 जुलाई, डिक्टो याद रखिए। अगर आपको अतिलक उत्तरीय में लिखने को मिल जाए तो आप अतिलक उत्तरीय में लिख दें, वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 में आया था। वुड का घोषणा पत्र कब आया था? तो 19 जुलाई 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, उन्नीस के पहले शिक्षा आयोग के अध्यक्ष 1982 के पहले
शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो 1942 से पहले जो शिक्षा आयोग आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष हंटर थे। कौन थे? हंटर महोदय थे। जो 1982 से पहले शिक्षा आयोग आया था उसके आयोग कौन थे? हंटर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अध्यापक शिक्षा हेतु, क्या टीचर के लिए जो शिक्षा हेतु नियामक संस्था क्या है? बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के लिए एनसीईआरटी है और टीचर के लिए क्या है? एनसीटीई है। क्या है? एनसीटीई क्या है? ये टीचर के लिए है और बच्चों के लिए एनसीईआरटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम जो आया था वो 1972 में आया था। कभी कभी आपसे बीईपी का फुल फॉर्म भी पूछा लेता है, तो बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1982 में, सॉरी 1972 में पारित हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? कौन सी योजना थी जो 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई? तो ये क्या शुरू हुई थी? पोषाहार वितरण योजना। ठीक है, पोषाहार वितरण योजना 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई थी। पोषाहार वितरण योजना 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? जो मिड डे मील दिया जाता है उसका मेन उद्देश्य क्या है कि हम उससे हमें क्या फायदा मिलती है? तो अगर जो मिड डे मील होता है इससे फायदा, सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती है। जो बच्चे गरीब हैं, जिनके यहाँ खाना नहीं उपलब्ध हो पाता है, वो क्या करते हैं? वो स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और उससे उनको वहां भोजन मिलता है। भोजन की वजह से वो स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, तो नामांकन में वृद्धि होती है। बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोक के रखना। अगर बच्चों को दोपहर में लंच मिल गया, खाना मिल गया, तो वो क्या पूरे समय विद्यालय में रुके रहते हैं। स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना कि आज कुछ नया बनेगा, आज वहां ये खाना बनेगा, आज वो बनेगा, इसके लिए बच्चे और प्रेरित होते हैं। तो मध्याह्न भोजन का मेन उद्देश्य यही सब था कि बच्चों का नामांकन में वृद्धि हो जाए, विद्यालय में पूरे समय तक बच्चे रुके, स्कूल आने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से क्या संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया था, ओबीबी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक है, नवोदय विद्यालय क्या है? सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी क्या है? सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अभी हमने आपको बताया था कस्तूरबा गांधी विद्यालय किसके लिए था? तो बालिकाओं के लिए था, आवासीय था। ये किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण से संबंधित है। कहां से संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। बीईपी क्या है? इसका पूरा नाम बताइए। तो बीईपी, बेसिक शिक्षा परियोजना, क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना इसका नाम है, बेसिक शिक्षा परियोजना, बीईपी। बीईपी का पूरा नाम बेसिक शिक्षा परियोजना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, शिमला सम्मेलन। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन 1901 में हुआ था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1901, 2, 3, 4 ऑप्शन में दे देता है, तो क्या होगा? 1901 में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था या किसने आयोजन करवाया था? जो शिमला समझौता हुआ था इसका आयोजन किसने करवाया था? तो 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। किसको माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है।
आगे चलते हैं। अब ये 2020 का पेपर है, 2020 के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 22 का किया, सॉरी 23 का किया, 22 का किया, 21 में पेपर नहीं हुआ था। अब ये 20 का पेपर है, ठीक है। 20 का पेपर हम लोग देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण करता है। देखिए, जो हमारा संविधान है, संविधान से आपको आपके 3 पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्तमान भारतीय समाज में भी पूछा जाएगा, और जो नवीन प्रयास है इसमें भी पूछा जाएगा, और एसएसटी में भी पूछा जाएगा। तो संविधान को थोड़ा अच्छे से, वो भी केवल मौलिक अधिकार अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपसे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद जो 21 का एक सब आर्टिकल है, अनुच्छेद 21 का एक क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 के एक के माध्यम से किया जाता है। आगे चलते हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, अभी हमने आपको बताया था, ये आर्टिकल 21 के सब आर्टिकल ए में लिखा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, राज्य प्रोवाइड करवाएगी। ये हमारा क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के 21 के ए अनुच्छेद में लिखा है। ये कब शामिल किया गया, तो ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ये शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को किस और नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको हम लोग सर्जेंट योजना के नाम से जानते हैं। क्या, सर्जेंट योजना के नाम से केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को जानते हैं। क्वेश्चंस पूरे प्रीवियस ईयर हैं, जो एग्जाम में ऑफिशियल क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन है। इनको आप बार बार कर लीजिए। अभी हम कह रहे हैं, अभी आपके पास समय है 10 घंटे 15 घंटे जो भी है, क्वेश्चंस को रिपीट जरूर कर लीजिए, वीडियो को जरूर देख लीजिए, 2x मोड में देख लीजिए, पीडीएफ पढ़िए, जिससे कल आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। क्या, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है, प्रयागराज। पूर्व प्रचलित नाम क्या था इसका, इलाहाबाद। ठीक है, पूर्व प्रचलित नाम क्या था, इलाहाबाद। है कहाँ ये, प्रयागराज में। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अभी हमने आपको बताया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था, 2009 में आया था। लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। उसी क्वेश्चन पे बताया था कि अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। आया कब था, तो ये 2009 में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, लागू अप्रैल 2010 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्न आयोग को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले कौन सा आयोग आया, उसके बाद कौन सा आयोग आया, उसके बाद कौन सा आयोग आया, तो सबसे पहले क्या आया था, वुड डिस्पैच आया, 1854 के आसपास आया था। ठीक है, वुड डिस्पैच आया, तो ये सबसे पहले हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद क्या आया, तो इसके बाद आया हंटर कमीशन आया। क्या आया, हंटर कमीशन। ये आ गया पहले नंबर पे आपका, ये दूसरे नंबर पे आ गया हंटर कमीशन। उसके बाद क्या आया, तो उसके बाद आया हमारा राधा कृष्णन आयोग, ये 3 नंबर पे आ गया, और कोठारी आयोग चौथे नंबर पे आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ए बी डी। क्या, सी ए बी डी। कहां मिल रहा है मुझे, सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, सी ए बी डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मिड डे मील योजना कब लागू की गई। उत्तर प्रदेश सरकार में मिड डे मील योजना कब लागू की गई, तो उत्तर प्रदेश सरकार में मिड डे मील योजना 1 सितंबर को लागू की गई, 2004 में। कब लागू की गई, 1 सितंबर 2004 में। ये क्वेश्चन जब आया था तो 2004 तो आपको याद रहेगा, सितंबर भी लगभग याद रहता है, लेकिन इतना क्लोज ऑप्शन दे दिया था, 11 सितंबर, 1 सितंबर, 29 सितंबर, 14 सितंबर। कुछ चीजें आपको डिक्टो पढ़नी है, डेट बाय डेट पढ़नी है कि क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1 सितंबर 2004 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई। कस्तूरबा गांधी योजना भारत सरकार द्वारा 2004 में प्रारंभ की गई थी। क्या थी, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी। यहाँ पे क्या था,
6 से लेके 8 तक के बच्चियों को आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। वहीं पे उनको भोजन, कपड़े, सब कुछ उनको फ्री मिलता था। वहीं पे उनको आवास, हॉस्टल, सारी चीज प्रोवाइड करवाई जाती थी ग्रामीण क्षेत्र के लिए। 2004 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषता, शिक्षा में सबकी भागीदारी हो। ठीक है, अगला क्या है, शिक्षा में बराबरी पर बल दिया जाए। ठीक है, नए शैक्षणिक का प्रयोग किया जाए। शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है, मतलब शिक्षा में सबकी भागीदारी बराबर हो, बराबरी पर बल दिया जाए, बराबर शिक्षा दी जाए बच्चों बच्चियों को, नए शैक्षणिक नए नए प्रयोग किया जाए, नए प्रयोग के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो ये क्या था, ये सभी थे। ठीक है, अध्यापक के लिए 2022 में भी आया था, 2020 में भी आया था। क्या आया था कि कौन सी संस्था है, तो एनसीटीई है, बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक बनाती है एनसीईआरटी, और एनसीटीई क्या है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? तो जो राष्ट्रीय परिचर्चा 2005 था, उसका प्रारंभ का जो कुछ पार्ट था, अंश था, वो रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया था? तो ये लिया गया था जो सभ्यता और प्रगति इनका निबंध था, उससे लिया गया था। उसकी हेडिंग, जो राष्ट्रीय परिचर्चा 2005 आई थी, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से कुछ टैग वर्ड लिए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित थी? तो 1992 में, ये क्वेश्चन आपसे पूछने लगता है कि यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? तो यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ था। ठीक है, ये किससे संबंधित थी? ये मेनली फोकस करती थी कि बच्चों को बोझ कम किया जाए। बच्चों को बहुत सारी किताबें, प्राइवेट स्कूल में आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए 20-20 किताबें हैं। ये क्या थी, ये आया था कि बच्चों का, जो छात्रों का बोझ है, उनका होमवर्क कम किया जाए, उनको अत्यधिक बुक लाने के लिए ना कहा जाए। स्कूली छात्रों के बोझ कम करने के से संबंधित थी यशपाल समिति। कब आई थी? 1992 में आई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रिपीट हुआ। छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो छनाई का सिद्धांत मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लॉर्ड मैकाले के द्वारा छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति से हुई थी? कौन सा आयोग आया था कि जिसके द्वारा नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई? तो एक नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में, इसके द्वारा नवोदय विद्यालय की संस्तुति हुई थी। इसमें क्या होता है, ये आवासीय विद्यालय होता है, यहाँ पे वही आवास देके दोनों के लिए है, ये बालक और बालिका दोनों के लिए है, वहीं पे आवास देके उनको शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़ के चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? जब कोई बालक बिना प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार अधिनियम या प्रस्ताव कब पारित, किसके द्वारा पारित किया गया था? आपको मैंने बताया था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने संविधान में कितनी अनुसूचियां रखी गई हैं? अनुसूची नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सूची होनी चाहिए। कितनी सूचियां रखा गया है? अनुसूचियां भी हो सकता है तो 12 है, वो ऑप्शन में आपके है नहीं। तो यहाँ पे केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों की बात की गई है। तीनों हमारी क्या है? सब सूची है। और अनुसूची की बात करेगा तो कुल कितनी है? 12 अनुसूची हमारे संविधान में इस समय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया था? तो जो निःशुल्क शिक्षा और अधिकार अधिनियम था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो आर्टिकल हमारा 21 का ए है, इसके द्वारा आरटीआई या फिर आरटीई 2009 शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया, लागू बनाया गया था। लागू कब हुआ? 2010 में, अप्रैल 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वुड का घोषणा पत्र कब आया था?
बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। वुड का घोषणा पत्र कब आया था? तो 19 जुलाई 1854 में आया था। 19 जुलाई 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की संतुष्टि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा मिली थी? तो जो प्रदेश के सभी जनपद हैं वहां पे डाइट की स्थापना किस जो शिक्षा आयोग आया था हमारा, या शिक्षा नीति आई थी 1986 आई थी, उसके द्वारा प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने। थोड़ा फास्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, दोनों पेपर के एक ही में है, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंधित क्या है? ऊपर पढ़ के आए हम लोग, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण। तो ये क्या है? उपरोक्त सभी है। अब ये क्वेश्चन दो बार आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको दो बार मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हरास की समस्या से क्या आशय है? तो हरास की समस्या से क्या आशय है कि जब बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, या चला जाना क्या कहलाता है? हरास कहलाता है। अगर आप एडमिशन लिए हैं, कुछ समय तक पढ़े, उसके बाद विद्यालय छोड़ दिए किसी कारणवश, तो ये क्या होता है? हरास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बीईपी का पूरा नाम या क्या है? बीईपी क्या है, क्या उसका पूरा नाम क्या है? तो बेसिक शिक्षा परियोजना। बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी का फुल फॉर्म है, या पूरा नाम है, या फिर इसका मतलब है। ठीक है, मध्याह्न भोजन का उद्देश्य ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं, बच्चों के नामांकन में वृद्धि, बच्चों के विद्यालय पूरे समय तक रोके जाने के लिए, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। मतलब ये सभी क्या थे? मध्याह्न भोजन के प्रॉफिट थे, लाभ थे, या उद्देश्य थे। ठीक है, आगे है, भारत सरकार ने 1992 में 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम तो कितने खंडों में बांटा था? जो ये कार्यक्रम था 1992 में, इसको कितने खंड में बांटा गया था? तो इसको मुख्यतः 23 खंडों में बांटा गया था। कितने खंड में बांटा गया था? मुख्यतः 23 खंड में बांटा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव कब आया था, या किस नीति के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव आया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसी के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है, एनपीईजी, क्या एनपीईजीईएल में किस कक्षा को वंचित लड़कियों के अध्ययन कराने का प्राविधान है? तो ये किस कक्षा की बच्चियों के लिए है? तो 1 से लेके 8 तक की बच्चियों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्था वित्तीय सहायता प्राप्त करती है? जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्था वित्तीय सहायता प्राप्त करती है? तो यूएनडीपी भी प्राप्त करती है, यूनिसेफ भी प्राप्त करती है, यूएनएसपीए भी करती है। तो ये क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी प्राप्त करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। राष्ट्रीय साक्षरता की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता की स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। तो उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई? 5 अक्टूबर 1993 में उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा लागू की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई बालक किसी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़ देता है, तो वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग हरास बोलते हैं या अपव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरास या अपव्यय बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधित समस्या का समाधान हेतु कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो 1960 से 61 में जो जनजातीय शिक्षा थी, उनकी कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो श्री यूएन डेवर के द्वारा किया गया था। किसके? यूएन डेवर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निस्पंदन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आपको पेपर में मिला है कि निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक मैकाले थे। कौन थे? मैकाले थे। बहुत बार एग्जाम में आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन 1835 में प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1835 में प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार था। क्या था? उपनयन संस्कार वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। प्रारंभिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है? तो प्रारंभिक शिक्षा बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। कब से प्रारंभ होती है? बाल्यावस्था से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वस्थ शरीर शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह कथन किसका है? शिक्षा जो है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये किसका कथन है? तो ये अरस्तु का कथन है। किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सर्वांगीण विकास, उसका हर क्षेत्र में विकास, सामाजिक, मौलिक, नैतिक और मानसिक सारे विकास क्या थे? शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य में थे, सर्वांगीण विकास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन किसका है? बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो महोदय का है। किसका है? रूसो महोदय का है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदरसा में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो मदरसा में जो शिक्षा का माध्यम था वो अरबी माध्यम था। क्या था? अरबी माध्यम में मदरसा में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, मदरसा में अरबी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ था? 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय पोषाहार वितरण योजना का प्रारंभ हुआ था। किसका? पोषाहार वितरण योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र या इसको मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। कोठारी आयोग ने बालिका संबंधी सुझाव क्या दिया था? कि लोकमत का निर्माण हो। ठीक है, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था की जाए, मुक्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था की जाए। ये सब किसने किया था? कोठारी महोदय ने किया था। कौन थे? डीएस कोठारी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कब आया था ये? 1964 से 1966 के मध्य आया था। ये आपके जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास थे, वहां आज तक के आए हुए सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। अब हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आज तक आए हैं उनको करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत बार एग्जाम में आया है, एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। कौन है? रूसो हैं। एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं थे। नहीं पे जरूर फोकस करिएगा। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं थे। प्लेटो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, महात्मा गांधी भी थे, लेकिन मारिया मॉन्टेसरी क्या थी? आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा का विकास क्या है? शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना शिक्षा जीवन है। यह कथन किसका है? शिक्षा विकास है या फिर शिक्षा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। ये किसका कथन है? ये जॉन डीवी महोदय का है। किसका कथन है? जॉन डीवी महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार किस काल में होता था या किस शिक्षा में होता था? जो बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति थी, इसमें क्या था? शिक्षा के लिए प्रवज्जा सिद्धांत और प्रवज्जा पद्धति होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। तो वैदिक कालीन शिक्षा में अपराध विद्या के अंतर्गत क्या नहीं पढ़ाया जाता था? नीति शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था। क्या नहीं पढ़ाया जाता था? नीति शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
वर्धा अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1937 में आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? 1937 में आयोजित हुआ। मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था? मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था? तो मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसे थे। ठीक है, उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था? मदरसा था। ठीक है। बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा गीजूभाई बधेका की थी। किसकी थी? गीजूभाई बधेका की थी बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग धर्म कहा जाता है। युग धर्म किसको कहा जाता था? तो युग धर्म होता था जो परिवर्तन मूल्यों को और शाश्वत मूल्यों को, दोनों को क्या कहा जाता था? युग धर्म कहा जाता था। परिवर्तन मूल्य और शाश्वत मूल्य को क्या कहा जाता था? युग धर्म कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गीजूभाई वधेका है। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गीजूभाई वधेका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो जो हिंदी है हमारी, इसको संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूरवर्ती या दूरस्थ शिक्षा से क्या किसे कहते हैं? दूरवर्ती या दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं? तो दूरवर्ती या दूरस्थ शिक्षा क्या है? पत्राचार शिक्षा भी है, स्वतंत्र अध्ययन भी है, दूरस्थ शिक्षा भी है, ये सभी क्या है? दूरवर्ती शिक्षा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये एडम्स का कथन है। त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी का कथन है। त्रिमुखी जॉन डीवी और द्विमुखी एडम्स का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया जनता का की शासन व्यवस्था है। ये किसका कथन है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए जनता द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ऊपर बता के आया हूं। द्विमुखी एडम्स, त्रिमुखी जॉन डीवी। द्विमुखी एडम्स, त्रिमुखी जॉन डीवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। क्या है? सर्वांगीण विकास, पूरा विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात है। कौन है? सुकरात है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात है। जनक से रिलेटेड सारे जितने भी महत्वपूर्ण जनक हैं हमने एक वीडियो में इकट्ठे करके आपको दे दी है वीडियो। आप जाएं, चैनल पे विजिट करें, वह उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप वो वीडियो पूरी आराम से देखिए, आराम से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली क्या बना देती है? तो शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां बना देती हैं, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित था? बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी से संबंधित था। किससे संबंधित था? महात्मा गांधी से संबंधित बुनियादी शिक्षा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? तो शिक्षक, यह कथन किसका था? यह कथन फ्रॉबेल महोदय का था। किसका था? फ्रॉबेल महोदय का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 2-3 बार आ चुका है, गीजूभाई बधेका दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कौन सी शिक्षा है? तो घर पर जो शिक्षा दी जाती है उसको अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसका कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है। औपचारिक शिक्षा का जो एक वो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, अनौपचारिक का निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृत है अच्छी है,
परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति की है वो अच्छी है, लेकिन मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। ये कथन किसका है? तो ये रूसो महोदय का कथन था। ठीक है। प्रोजेक्ट पद्धति किस प्रमुख दार्शनिक की विधि मानी जाती है? प्रोजेक्ट पद्धति किस प्रमुख विधि के मानी जाती है? तो ये प्रयोजनवाद की मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रकृतिवाद के दर्शन पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। क्या करते हैं? उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकतब किस शिक्षा से संबंधित है? तो मकतब प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा या उद्देश्य के क्षेत्र में था। किसके क्षेत्र में था? उद्देश्य के क्षेत्र में था। अब हम लोग 2020 का पेपर देखेंगे। 2020 के पेपर का पहला क्वेश्चन था हमारा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्तियां बढ़ती हैं, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह विचार किससे संबंधित था? यह किसका विचार था? यह विचार स्वामी विवेकानंद जी का था। किसका था? स्वामी विवेकानंद जी का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या शिक्षा का मूल्य सहयोगी संगठन क्या है? तो ये यूनेस्को है। पहले ही बताया था आपको, यूनेस्को है। ठीक है। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार एग्जाम में आया है। दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? गीजू भाई बधेका है। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम क्या था? तो पाली भाषा में शिक्षा किस काल में दी जाती थी? तो ये बौद्धकालीन शिक्षा में पाली भाषा में आपको शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग संबंधित है। मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? तो मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? माध्यमिक शिक्षा से मुदालियर आयोग संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रफुटित होती है। क्या है? सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रफुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन फ्रॉवेल, रूसो, मॉन्टेसरी या फिर प्लेटो। तो यह कथन किसका है? रूसो महोदय का है। किसका है? रूसो महोदय का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। किसको माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। किंडरगार्टन पद्धति से क्या अभिप्राय है? तो किंडरगार्टन पद्धति से अभिप्राय बच्चों के खेल का मैदान है। क्या है? बच्चों के खेल का मैदान या बाल उद्यान। ठीक है, बाल उद्यान ज्यादा सही रहेगा इसके लिए। बच्चों के खेल का मैदान नहीं, बाल उद्यान से समझिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई बधेका किस शिक्षा को मानते थे? तो गीजू भाई बधेका जो थे वो क्या मानते थे कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, हमें बालक को केंद्र में रख के शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समाख्या योजना कब लागू हुई? महिला समाख्या योजना कब लागू हुई? महिला समाख्या योजना 1989 में लागू हुई। कब लागू हुई? 1989 में महिला समाख्या योजना लागू हुई। ठीक है। मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि करता है। मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि करता है। ये किसके कथन थे? तो ये अर्बन महोदय के कथन थे। ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन क्या है? सौर ऊर्जा जो है वो स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय शिक्षा का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? कई बार क्वेश्चन आपको पहले पेपर में मिला था, दूसरे पेपर में मिल रहा है। आर्टिकल 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति है। क्या है? आत्मानुभूति क्या है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। किसका? मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा वह है जो जीवन के संपूर्ण सत्ता को स्थापित करता है। यह विचार किसका था? शिक्षा वह है जो संपूर्ण जीवन की सत्ता को स्थापित करने की शक्ति रखता है। यह विचार किसका था?
यह विचार रविंद्रनाथ टैगोर का था। किसका था? रविंद्रनाथ टैगोर महोदय का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीजूभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? तो गीजूभाई बधेका के द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? प्राथमिक शिक्षा में भाषाशाला, एक इसकी पुस्तक है, गीजूभाई बधेका की पुस्तक है। पाठशाला को बाग, शिक्षा को पौधा और शिक्षक को माली, किसने कहा था? पाठशाला को बाग, शिक्षा को पौधा और शिक्षक को माली, यह किसने कहा था? यह कथन, यह फ्रॉबेल महोदय का कथन था। किसका कथन था? फ्रॉबेल महोदय का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सर्वांगीण विकास था। क्या था? सर्वांगीण विकास था शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। ठीक है। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाता था। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाता था। दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों को स्वयं असल करके या समझा करके। तो ये क्या होता था? शिक्षकों को स्वयं इसका असल करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका था? तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, यह विचार किसका था? यह विचार स्वामी विवेकानंद जी का था। किसका था? स्वामी विवेकानंद जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्राविधान अनुच्छेद 45 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। किस पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है? तो हस्तकला विषय की आवश्यकता महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा क्या होती है या किससे होती है? तो ये अनुभव केंद्रित होती है। क्या होती है? अनुभव केंद्रित होती है। ठीक है। शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? मैकाले। क्या होना चाहिए? मैकाले। ठीक है। मैकाले ने शिक्षा के में निस्पंदन सिद्धांत दिया था। ठीक है, एडिट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। यह कथन किसने कहा था? सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह किसने कहा था? ये फ्रॉबेल महोदय ने कहा था। किसने कहा था? फ्रॉबेल महोदय ने कहा था। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। क्या था? नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन हमारा है, जॉन डीवी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? जॉन डीवी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन क्या थी? जॉन डीवी द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है। ठीक है। राममूर्ति समिति 1990 में आई थी। ठीक है। ये किससे संबंधित थी? तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसकी समीक्षा हेतु राममूर्ति समिति का गठन किया गया था। राममूर्ति समिति का गठन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसकी समीक्षा के लिए किया गया था। राधा कृष्णन आयोग की संतुष्टि संबंधित थी। राधा कृष्णन आयोग जो आया था, वो उसकी संतुष्टि किससे संबंधित थी? किस शिक्षा से संबंधित थी? उच्च शिक्षा से संबंधित थी, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से कि प्राथमिक से? तो किससे थी? ये उच्च शिक्षा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वुड का घोषणा पत्र कब आया? 19 जुलाई 1854। रट डालिए, बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी? तो दुर्गाबाई देशमुख थी। कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख थी, जो 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रेन लिपि द्वारा शिक्षा किसको प्रदान की जाती है? इसमें से जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, ब्रेन लिपि द्वारा शिक्षा किसको प्रदान की जाती है? तो ब्रेन लिपि द्वारा शिक्षा अंधों को प्रदान की जाती है। किसको प्रदान की जाती है? अंधों को प्रदान की जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1997-98 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन, अपव्यय व अपना सुझाव दिया था, अपव्यय व अवरोधन पर अपना सुझाव किसने दिया था? तो जो कोठारी आयोग आया था, इसने अपव्यय और अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? सन 1958, 1980, 2001 या 1985? तो ये कब पारित किया गया था? ये 1958 में ही पारित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संविधान के किस धारा में है? तो ये धारा 45 में है। किस में है? धारा 45 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वैदिक कालीन में शिक्षा संबंधित थी, तो वैदिक कालीन में शिक्षा किससे संबंधित थी? वैदिक कालीन में शिक्षा वेदों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? वेदों से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉबेल हैं। कौन है? फ्रॉबेल महोदय हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडुचेरी अब पुदुचेरी हो गया है, में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो किसने की थी? श्री अरविंदो घोष ने की थी। किसने की थी? श्री अरविंदो घोष ने की थी। ठीक है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गीजू भाई बधेका, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। गीजू भाई बधेका दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या होती है? वो एक स्थान निश्चित नहीं होता है, स्थान निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसका स्थान निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्र होती है, समय निश्चित होती है। इसमें होना चाहिए नहीं है। क्या क्वेश्चन में क्या था? नहीं है। तो क्या नहीं है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? जॉन डीवी महोदय का है। ठीक है, जॉन डीवी महोदय का शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी आ जाएगा तो एडम्स मार के आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना। ये सब क्या है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं? पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? बालक है, पाठ्यक्रम है और अध्यापक है। टीचर, बालक और पाठ्यक्रम, ये क्या है? शिक्षण के 3 प्रमुख केंद्र हैं या बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देता है। क्या बना देता है? शिक्षक को रोचक और प्रभावशाली, जो शिक्षण विधियां होती हैं उसमें, वही शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देता है। ठीक है, शिक्षक एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? शिक्षा एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रॉबेल महोदय का है। किसका है? फ्रॉबेल महोदय का है। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1939 में भारत आई थी मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका होता है? जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका होता है? तो वो शिक्षकों का होता है। किसका होता है? शिक्षकों का होता है, आप लोगों का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार
कि क्रियान्वयन की क्रिया प्रमुख चुनौती है। क्या है प्रमुख चुनौती? क्या है? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी है, शासकीय उदासीनता भी है। ठीक है, क्या है? ये उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाठ्य योजना का निर्माण की आवश्यकता क्या होती है? पाठ्य योजना का निर्माण की आवश्यकता क्या होती है? क्योंकि शिक्षण को हम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो हमें पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है। परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। क्या क्या प्राप्त होती है? तो जीवन के व्यवहार की शिक्षा भी प्राप्त होती है, पारस्परिक सहयोग की भी शिक्षा पर्याप्त होती है, और जीवनोपार्जन की शिक्षा भी परिवार द्वारा ही प्राप्त होती है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक कालीन गुरुकुल थी, शिक्षा किस जीवन पर आधारित है? वैदिक कालीन शिक्षा जो थी ये किस गुरुकुल पर आधारित थी या किस वाद पे आधारित थी? तो ये आदर्शवाद पर आधारित थी। ठीक है, ये आपके दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गए जो आज तक आपके एग्जाम में आए हैं 2016 से लेकर 2023 तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगी। एग्जाम से पहले आप इसको जरूर से 1 से 2 बार देखकर ही जाएं। आपके एग्जाम में, कल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम से लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां से आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। एग्जाम हॉल में हालने से पहले 2-4 मिनट पहले, पहुंचने से पहले ही आप पीडीएफ रिवीजन कर लेंगे, आपको डिट्टो क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल करिए और तैयारी बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। कल एग्जाम आपका है। मिलते हैं अगली वीडियो में।